गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके। तो हमारी जीके की 5th क्लास, कल हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक कर रहे थे, अर्थ की लाइंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हमने अक्षांश रेखाओं को, लेटिट्यूड्स को कल स्टडी किया था। आज हम लॉन्गिट्यूड्स को, देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको फटाफट कल वाली क्लास में क्या हुआ था वो बता देता हूँ। क्या था? हमारी अर्थ थी। अर्थ का सबसे पहले चक्कर लगाया इरेथोस्थनीज ने, और उसने एक वर्ड दिया ज्योग्राफी, भूगोल। यानी कि अर्थ का सबसे पहले चक्कर किसने लगाया? इरेथोस्थनीज ने। और उसने अर्थ का चक्कर लगाने के बाद एक वर्ड दिया जिसका जो क्या था? ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल वर्ड किसने दिया था? इरेथोस्थनीज ने। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था? ये हमारी अर्थ है, इसके बीचों बीच हमने एक लाइन ड्रा की थी जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, इसके पैरेलल में 90 लाइंस ऊपर ड्रा की थी हमने और 90 नीचे, ऐसे। ठीक है, यानी कि टोटल 181 अक्षांश रेखाएं थी। 181 लेटिट्यूड्स 181 लेटिट्यूड्स थी। ठीक है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर 0 डिग्री, और इधर क्या थी? 90 डिग्री एन, और ये नीचे क्या था? 90 डिग्री एस। ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? बिंदु है। ठीक है, बाकी जितनी भी वो क्या थी? सर्कल थे, यानी कि यूं वर्ताकार लाइन थी। क्योंकि देखो बताया था ना, ये लाइन खींची तो चारों तरफ यूं घूम के आ गई थी। तो ये क्या है? वर्त है सारी, लेकिन ये दो क्या है? आखिरी वाली ऊपर और नीचे, ये क्या है? ये बिंदु है, अक्षांश बिंदु। ठीक है, तो टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी? 181। ठीक है, और उसमें से सर्कल कितने? 179। टोटल तो 181 रेखाएं, उसमें से दो क्या है? बिंदु, ये 90 डिग्री एस और 90 डिग्री एन। बाकी सर्कल कितने हैं? 179। वृत्त कितने हैं? 179। ये क्या है? ये जो लाइन है ये वृत्ताकार ही तो है। और ग्रेट सर्कल कौन है? 0 डिग्री। सबसे बड़ा सर्कल कौन है? 0 डिग्री। तो हमने कल इतना पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद एक बात और छोटी सी, ये जो हमने लाइन खींची थी भूमध्य रेखा, इक्वेटर, इसने दो समान भागों में बांट दिया था अर्थ को। ऊपर वाला हिस्सा क्या था? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर। इसका एक दूसरा नाम ऊपर वाला हिस्से का, इसको बोलते हैं लैंड हेमिस्फेयर, नीचे वाले को बोलते हैं वाटर हेमिस्फेयर। यानी कि इसको बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध, इसको बोलते हैं जलीय गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर को बोलते हैं लैंड हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं वाटर हेमिस्फीयर। यानी कि उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं हम जलीय गोलार्ध। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये तो थी अक्षांश रेखाओं की बात जो हमने कल स्टडी कर लिया था। अब बात करते हैं हम देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। देखो ये अर्थ है, ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ये 90 डिग्री एन यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ये 90 डिग्री एस, साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतना हमने कल स्टडी कर लिया था। अब नॉर्थ पोल को साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनको एक एक लाइन खींची इनके बीच ऐसे, ये मिला दिए एक लाइन ऊपर से नीचे यूं। इस लाइन का नाम है यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा इंग्लिश में
GMT, और दूसरा नाम है इसका प्राइम मेरिडियन। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने के लिए एक लाइन खींच दी हूं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम यामोत्तर रेखा। यामोत्तर रेखा या GMT लाइन या प्राइम मेरिडियन, इंग्लिश में इसका एक नाम हो रहा है। तो यामोत्तर रेखा कौन सी है? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। ठीक है, तो अब देखो, कल मैंने आपको बताया था, जैसे ये पृथ्वी है मान लिया हमने, ठीक है, ये यूं मैंने पकड़ लिया इसको, ये नॉर्थ पोल, और जहां से ये पकड़ा हुआ है नीचे साउथ पोल। ये जो हमने ऐसे लाइन खींची थी, ये तो थी अक्षांश रेखाएं, लेटिट्यूड्स। अब यहां से लेके और यूं यूं नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक यूं मिला दिया। ठीक है, ये रेखा खींची, ये क्या है? यामोत्तर रेखा, GMT लाइन। ये यहां से लेके ये यूं। ठीक है, आया समझ में? अब ऐसी ऐसी एक नहीं 360 लाइन खींची गई। एक तो ये खींच दी, एक थोड़ी से इधर, एक और इधर यूं, एक और यूं, इसके चारों तरफ यूं। ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक यूं यूं। यूं 360 लाइन खींची गई। जो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं, जो ये 360, इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। ठीक है, समझ में आया? नॉर्थ पोल से साउथ पोल या नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं यूं कितनी है? ये 360। कितनी है? 360, 360 है। देखो, ये अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यूं लाइन खींची, ये तो थी लेटिट्यूड्स, लेकिन यहां से लेके यूं यूं खींची, ये लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। ऐसी यहां से इसके चारों तरफ खींच दी यूं यूं ऐसे। ठीक है, ये 360 रेखाएं खींची एक एक डिग्री पे, यूं 360। क्लियर है? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स कितनी है? 360। अब जो ये बीचों बीच जो हमने खींची थी, इसको बोलते हैं यामोत्तर, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री देशांतर। आया समझ में? ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोलते हैं यामोत्तर, इसी को बोलते हैं GMT लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, आया समझ में? ये 360 है, 1 डिग्री पे एक खींची गई, 360 डिग्री होता है ना ये पूरा। अब देखो, नोट करने वाली बात, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल हो यानी कि पोल के ऊपर, ध्रुव के ऊपर ये आपस में मिली हुई है सारी, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुव के ऊपर मिली हुई है। क्योंकि देखो, यहीं से तो स्टार्ट हुई है सारी, यहाँ से नीचे गई है यूं, तो यहाँ से ये दोनों ध्रुवों के ऊपर मिली हुई हैं। ठीक है, तो ध्रुवों के ऊपर मिली हुई होती हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स पोल्स के ऊपर आपस में मिली हुई होती हैं। दिख रहा है साफ, देखो। और जो ये भूमध्य रेखा है और ये ऐसे खींची हुई है देशांतर, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर होती है 111.32 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, दो लेटिट्यूड्स के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अलग अलग होती है। पोल पे तो देखो ये बिल्कुल पास पास है, यहाँ थोड़ी दूर, यहाँ थोड़ी दूर, यहाँ सबसे दूर, फिर पास होती चली गई। तो भूमध्य रेखा के ऊपर ये सबसे ज्यादा दूर होती है एक दूसरे से, वहां की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा के ऊपर होती है 111.32 किलोमीटर, और पोल के ऊपर तो इनके बीच की दूरी 0 होती है, क्योंकि पोल पे तो मिली हुई है, देखो यहाँ भी मिली हुई है सारी और यहाँ भी। क्लियर है इतना? अब देखो एक बात और,
जैसे ही हमने ये भूमध्य रेखा खींची थी, ऊपर एक हिस्सा बन गया था, नीचे एक हिस्सा बन गया। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही जब हमने ये बीचों बीच ये लाइन खींची 0 डिग्री वाली, ये इसके इधर एक हिस्सा बन गया और इधर एक हिस्सा बन गया, तो इधर वाला हिस्सा होगा पश्चिमी गोलार्ध, वेस्ट हेमिस्फीयर। इधर वाला हिस्सा होगा ईस्ट हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। ये जो हमने लाइन खींची 0 डिग्री यमोत्तर रेखा, इसके इस साइड जो हिस्सा है वो है पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड जो हिस्सा इसके ये है पश्चिमी गोलार्ध। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आया समझ में? देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। फिर देखो एक बार, मान लिया ये अर्थ, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे साउथ हेमिस्फीयर। ये मिला दिए, ये पोल था नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये साउथ पोल था दक्षिणी ध्रुव, ये मिला दिए। इधर क्या रहेगा? पश्चिमी गोलार्ध, इधर क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इससे इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो ये क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर। ये क्या है? 0 डिग्री लेटीट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं भूमध्य रेखा इक्वेटर, 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं यमोत्तर रेखा, GMT लाइन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। अब देखो इंडिया कहाँ है इसमें? इंडिया कहाँ है? इंडिया इधर है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखो उत्तरी और पूर्वी, तो यहाँ है इंडिया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। तो लोकेशन पूछता है इंडिया की लोकेशन कौन से गोलार्ध में है। देखो इससे ऊपर है और इससे इधर है, यानी कि नॉर्थ में है। देखो ऊपर है तो नॉर्थ में है, इधर है तो पूर्व में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है इंडिया। भारत का है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इंडिया का है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन आता है, लोकेशन पता चल गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे पता चला? ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे इधर ईस्ट, इससे इधर वेस्ट, ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक है, इतना क्लियर है? अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181, जिसमें से 179 तो क्या होते हैं? वृत्त, और 2 बिंदु होते हैं ऊपर नीचे, जिनको पोल बोलते हैं 181 में। और 0 डिग्री सबसे बड़ा वृत्त होती है, सबसे बड़ा सर्कल होती है, जिसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ऐसे ही देखो देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स कितनी होती हैं? 360 होते हैं, 360, 360 लाइन खींची हुई होती है ऊपर से नीचे यूं। ये कितनी होती हैं? 360। ठीक है, ये 360 लाइन होती है ऐसे। आया समझ में? अब देखो अक्षांश की शेप कैसी होती है? वृत्ताकार। 179 की तो वृत्ताकार, और 2 क्या होते हैं? बिंदु। और इनकी शेप कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। देशांतर की शेप कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार। देखो ये था देशांतर रेखा, कहां से कहां तक होती है? यहां से लेके और यहां मिला दो, क्या बन गया? ये अर्धवृत्त नहीं बन गया यहाँ। आया समझ में? ठीक है, क्लियर है इतना? तो देशांतर रेखाओं की शेप कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार, सेमी सर्कुलर। क्लियर है शेप? अब बात करते हैं, ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसके इधर जाएंगे तो 1 डिग्री ई, फिर अगली 2 डिग्री ई, 3 डिग्री ई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे करते करते हैं इधर आएंगे तो ये 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, ये करते करते ठीक है 180 तक इधर चली जाएगी, 180 तक इधर, टोटल 360 है। जो 0 डिग्री है ना, इसके जस्ट पीछे क्या है?
180 डिग्री है। देखो कैसे हुआ 180 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 करते करते 180 पे ये पहुंच जाएगा। इधर से भी 1 2 3 4 5 6 करते करते 180 पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसके जो सबसे पीछे है 0 डिग्री के पीछे कौन सी लाइन होगी, 180 डिग्री। 0 डिग्री के पीछे हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री ऐसी लाइन है जो पूरी की पूरी पानी से होकर गुजरती है। 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइन है जो स्थलीय हिस्से पर नहीं आती, जो लैंड पर कहीं नहीं आती, पूरी पानी से होके गुजरती है, पूरी वाटर से होके गुजरती है। 180 डिग्री, 180 डिग्री का 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री 0 डिग्री के पीछे होती है। ठीक है, देखो ये अर्थ, ये तो हमने खींच दी थी अक्षांश रेखाएं। अब यहां से लेके यहां तक यूं हमने मिलाया, यहां से लेके यहां तक ये 0 डिग्री, इसके पीछे जस्ट पीछे यहां से लेके यहां तक जो मिलाएंगे, यहां से लेके यहां तक, वो है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर का नाम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये पूरी की पूरी पानी से होकर गुजरती है, कहीं भी स्थलीय हिस्सा नहीं लगता, कहीं भी लैंड नहीं लगती। ये था देशांतर रेखाओं के बारे में। क्लियर है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में क्लियर है इतना। अब बात करते हैं हम अर्थ की रोटेशन के बारे में। तो देखो क्या है, अर्थ की रोटेशन देखो, अर्थ घूमती है, सबको पता है अर्थ घूमती है। वो कैसे घूमती है, उसकी दो तरीके की गति है। ठीक है, वो दो तरीके से घूमती है। एक तो है रोटेशन यानी कि घूर्णन, दूसरी है रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ठीक है, जो पृथ्वी है वो दो तरीके से घूमती है, एक तो रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। ये देखो रिवॉल्यूशन क्या होता है, परिक्रमण, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, उसे बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो ये यूं चक्कर काटेगी सूरज का। ठीक है, इसे बोलते हैं परिक्रमण, रिवॉल्यूशन। अब सूर्य का चक्कर काटती पृथ्वी, इससे क्या होता है, इससे हमारे ऋतुएं बनती हैं, ऋतु, सीजन, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। ये ऋतुएं किससे बनती हैं, रिवॉल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण। पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, इसलिए ऋतुएं बनती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आता है यहां से कि ऋतुएं क्यों बनती हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं बनती हैं। अब पृथ्वी कितने दिन में परिक्रमा पूरी करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 54 सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 54 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। ठीक आया समझ में। अब देखो पृथ्वी की दूसरी गति रोटेशन, घूर्णन। ये पृथ्वी है, मैंने पोल से पकड़ रखी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये ऐसे भी घूमती है, यूं 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 घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, यूं यूं घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन, रोटेशन। एक तो जैसे ये सन है, ये क्या है, सन है, ये अर्थ है। एक तो ये यूं घूमे, इसको तो बोलेंगे
परिक्रमण, और एक ये मैंने पोल से पकड़ ली और ये यूं घूम रही है बस एक इसको बोलेंगे घूर्णन, रोटेशन। ठीक है, तो घूर्णन रोटेशन, इसके कारण क्या होता है, दिन रात बनते हैं, यानी कि डे नाइट फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन आता है दिन और रात क्यों बनते हैं? पृथ्वी के रोटेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण, घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात, और परिक्रमण के कारण क्या बनते हैं, ऋतुएं। परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 54 सेकंड में पूरा होता है। घूर्णन 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूर्णन एक चक्कर काट लेती है पृथ्वी अपना ही। पृथ्वी अपना एक चक्कर कितनी देर में काटती है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, और सूरज का कितनी देर में, 365 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 54 सेकंड में। ठीक है, क्लियर है? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन रात कैसे बनते हैं, घूर्णन के कारण। ऋतु कैसे बनती है, परिक्रमण के कारण। कितनी देर में चक्कर लगाती है, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब एक और देखो यहीं से क्वेश्चन, देखो क्या बताया था, ये अर्थ, ये 0 डिग्री लेटिट्यूड यानी कि भूमध्य रेखा, एक इधर लाइन बताई थी मैंने 23.5 डिग्री एन, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक इधर लाइन बताई थी 23.5 डिग्री एस, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तीन रेखाओं के बारे में मैंने आपको कल बताया था, 0 डिग्री लेटीट्यूड, 23.5 डिग्री एन लेटीट्यूड, 23.5 डिग्री एस लेटीट्यूड। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री एन को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखो सूर्य ऐसे चक्कर काटता है कर्क रेखा से मकर रेखा तक यूं, यानी कि यूं ना तो 23.5 डिग्री एन से उधर जाता कभी भी सूरज, ना 23.5 डिग्री एस से इधर आता कभी भी सूरज। ठीक है, सूरज किसके बीच चक्कर काटता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। आया समझ में? अब देखो वो कब कब कहां होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो पूरे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों होते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। ठीक है, देखो क्या हुआ, यहां से चला, यहां था 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को इधर था, 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर था, 22 दिसंबर को सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर था। 22 दिसंबर को इंडिया कहाँ है, इधर है इंडिया। एक बात बताओ, दिसंबर में सूरज कहाँ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। इंडिया कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को इसके ऊपर चमक रहा होता है सूर्य, इस लाइन के ऊपर। इंडिया तो उधर है। तो 22 दिसंबर को जब सूरज मकर रेखा के ऊपर होता है तो इंडिया में सर्दी होती है, क्योंकि सूर्य तो इधर है, पहली बात। दूसरी बात, 22 दिसंबर को सूर्य कहां होता है, मकर रेखा के ऊपर। तो इस वाले गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, इस दिन रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा। आया समझ में?
और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, क्योंकि सूरज कहाँ है, इधर है 22 दिसंबर को। ध्यान से देखो, 22 दिसंबर को सूरज इधर, 21 मार्च को इधर, फिर 21 जून को इधर। पहले तो ये देखो सूरज 22 दिसंबर को इधर था, 21 मार्च को इधर चला गया, यहां से चलता चलता फिर 21 जून को इधर आ गया कर्क रेखा के ऊपर, फिर 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पे आ गया, फिर 22 दिसंबर को इसी लाइन के ऊपर आ गया। यानी कि यूं ही चलता रहता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर, 21 जून को इसके ऊपर कर्क रेखा के ऊपर। अब देखो, जब सूरज 22 दिसंबर को यहां होता है मकर रेखा के ऊपर, तो इस वाले हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। ठीक है, इसका उल्टा ऊपर हो जाएगा। जब 22 दिसंबर को सूर्य इधर है तो इधर वाले गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। यानी कि इंडिया में दिन छोटा और रात बड़ी कब होगी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को इंडिया में दिन छोटा और रात बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन सूरज दूसरे हेमिस्फीयर में होता है, वो भी मकर रेखा के ऊपर सबसे दूर होता है उस दिन, क्योंकि इससे इधर तो आता ही नहीं सूरज, ना इससे इधर आता। तो सबसे दूर कब होता है, 22 दिसंबर को। जिस दिन सूरज सबसे दूर होगा उस दिन ठंड सबसे ज्यादा होगी, उस दिन भी सबसे छोटा होगा, रात बड़ी होगी। आया समझ में? अब 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर उस दिन रात बराबर होते हैं। फिर 21 मार्च के बाद 21 जून को इधर आ गया इंडिया, इस हेमिस्फीयर में कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा इंडिया से होकर भी गुजरती है, तो कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है 21 जून को। जब 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है सूर्य, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। 21 जून को सूरज इधर ही चमक रहा है, तो इधर वाले हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। 21 जून को ऊपर वाले हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। यानी कि इंडिया में भी सबसे बड़ा दिन 21 जून को और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। लेकिन 21 जून के दिन इधर वाले में क्या होगा, सूरज तो दूर है इनसे, तो इधर उल्टा होगा। 21 जून को नीचे वाले गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी, क्योंकि सूरज इनसे सबसे दूर है। और इधर वाले में 21 जून को दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। ये याद कर लो। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा में होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा में होता है। वो इंडिया में पूछेगा, इंडिया में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।